जय हिंद दोस्तों। हम लोग साइंस सीरीज में बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है ग्रंथि और हार्मोन्स। इसी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग जान ही रहे हो कि रेलवे का बैच चलाया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जितना भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेगमेंट हम पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बारी बारी से अन्य सब्जेक्ट को भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हमने ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिख दिया है, ताकि पूरी क्लास समाप्त करने के बाद हम लोग उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका शॉर्ट नोट्स रिवीजन के तौर पे बनाते चलिए, ताकि जब एग्ज़ाम आपका करीब हो आप उसका रिवीजन शॉर्ट में कर सकें। आप जानते ही हैं कि मेरी सारी क्लासेज एनसीईआरटी बुक से कराई जाती हैं। एनसीईआरटी यानी कक्षा 6 से 12 तक की। और जो लोग पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं उनसे मेरा एक ही सजेशन है कि आप लोग प्लीज़ पीडीएफ के लिए कमेंट मत करा करिए। आप लोग नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स आप अपने शब्दों में लिखिए और जो ज़रूरत है उसको लिखिए। जो ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आपको तैयार हैं, उन चीज़ों को मत दोबारा रिपीट करिए। इससे आप अपना नोट्स तैयार करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो पाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करेंगे। नाम है ग्रंथि और हार्मोन्स। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी आगे वीडियो डालें उसका समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले ग्रंथि और हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ग्रंथि क्या होती है। तो ग्रंथि के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ग्रंथि किसे कहते हैं। तो देखो, ग्रंथि एक ऐसा अंग है या फिर थैला है। आप एक बात समझो कि एक थैले में संरचना होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर पाई जाती है इंसान के। तो यह एक थैला है या एक अंग है जो एक से अधिक रासायनिक पदार्थों को बनाता है और उनको स्रावित करता है। उनको क्या करता है? स्रावित करता है। अब वो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? एंजाइम हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है और रस हो सकता है। तो आपने सीधी सी इसकी एक छोटी सी परिभाषा पढ़ी, जो परिभाषा आप किसी अन्य को समझा सकते हैं। कैसे कि ग्रंथि क्या है? तो बताएंगे कि सर ग्रंथि या तो एक थैलीनुमा बॉडी के अंदर संरचना होती है जो कुछ रासायनिक पदार्थों को बॉडी से रिलीज करने का काम करती है। उन रासायनिक पदार्थों में एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर रस हो सकता है, यानी रस को जूस हो सकता है। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई। आप साइड में ये फिगर देख सकते हैं, इसमें आपकी ये सारी ग्रंथियाँ दिखाई गई हैं। जैसे ये ब्रेन में कौन सी पाई जाती है? तो पाइनियल ग्लैंड हो गई, इसके बाद थाइमस ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ग्रंथियां जहाँ पे पाई जाएंगी आपको चित्र के द्वारा इसमें दिखाया गया है और उनको हम लोग बारीकी से पढ़ने वाले हैं, जितना वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास करने के बाद आपको ये अंदर से फील आएगा कि वास्तव में पूरी 100% क्लास आपके लिए एक बहुत बेहतर कंटेंट के साथ आपको मिली है। चलिए अब देख लेते हैं। हमने ग्रंथि की परिभाषा तो यहाँ से समझ ली। अब हमने तीन बातें यहाँ से आपसे कही, क्या कि एंजाइम, हार्मोन या रस, या इन तीनों को रिलीज या स्रावित करते हैं। तो अब दिमाग में आपके आना चाहिए कि सर एंजाइम क्या होता है। तो हम लोग एंजाइम को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एंजाइम किसे कहते हैं और दूसरा हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम। देखो, तो एंजाइम ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के बने होते हैं जो शरीर की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर देते हैं। जैसे उदाहरण से चीज़ें समझेंगे तो ज़्यादा शायद आपके समझ आएंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा एमाइलेज एंजाइम, यह क्या करता है? तो यह स्टार्च को शर्करा में तब्दील करने का कार्य करता है। माल्टोज एंजाइम, यह क्या करता है? शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, यह प्रोटीन को अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल में बदलने या तोड़ने का कार्य करता है। तो ये बात आपने समझ ली कि एंजाइम क्या करते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं और एंजाइम का मुख्य काम जो होता है शरीर की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को और एग्रेसिव बना देना और उनको फास्ट कर देना और उनको तेज कर देना। अब हम लोग समझ लेते हैं हार्मोन्स क्या होता है। तो
तो हार्मोन्स को हम लोग समझते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। तो देखते हैं कि शरीर में कई तरह की जैविक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यह पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन्स होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स या महिलाओं का मुख्य सेक्स हार्मोन्स होता है। इंसुलिन हार्मोन्स या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये चीज़ और यही चीज़ परिभाषा में इसके निकल के आई है कि हार्मोन्स वो होते हैं जो शरीर में कई तरह की जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। बात समझ में आपके अच्छे से आ गई होगी। अब जैसे रस क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर बने लेकिन स्रावित बाहर हो जाए उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। इसमें छोटी छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे स्रावित होना चाहिए, स्रावित लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है चीज़ें। अब ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई कि हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि सर ग्लैंड बताई कि ग्लैंड की परिभाषा क्या होती है कि ग्रंथि या एक थैला होता है, यानी ग्रंथि क्या होता है, एक थैला होता है या अंग होता है जो रासायनिक पदार्थों को स्रावित करता है। रासायनिक पदार्थों में एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, या फिर बाइल जूस या रस हो सकता है। ये बात हमारे अच्छे से समझ में आ गई। एक एक हमने एंजाइम को समझ लिया, हार्मोन्स को समझ लिया, रस की परिभाषा, तीनों की परिभाषाएं मुख्य रूप से समझ ली कि इनका मुख्य रूप से बॉडी में क्या कार्य है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि ग्रंथि कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों देखो, ग्रंथि का जो टाइप होता है वो 3 टाइप की मुख्य रूप से ग्रंथि पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन कुछ किताबें क्या करती हैं, सिर्फ 2 टाइप की ग्रंथि बताती हैं। मिश्रित ग्रंथि को वो लोग नहीं बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 टाइप की ग्रंथियाँ होती हैं। जो पहला टाइप है ग्रंथि में उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, और जो तीसरी और अंतिम टाइप होता है उसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, और बाह्यस्रावी को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और मिश्रित को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें भी मिस्टेक है थोड़ा सा, मिक्स्ड ग्लैंड क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अब देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या काम करती है। बॉडी में जो ग्रंथियां होती हैं उनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां की संख्या कितनी होती है, इंडोक्राइन ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, और मिक्स्ड ग्लैंड की संख्या कितनी होती है। तो देखो यह क्या काम करती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। किसको, हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, या ब्लड के संपर्क में रहती हैं, यानी कि ये ब्लड के संपर्क में रहते हैं, यानी ब्लड में यह भी घुली हो सकती हैं। ये इसमें नली नहीं पाई जाती है, इस बात को याद रखिए। अगर देखो बात समझो आप, अगर नली में होती हैं या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों में नली पाई जाती तो ये क्या ब्लड में टच हो पाती, टच नहीं हो पाती ना, वो नली में प्रवाहित होती। अब इसमें क्या है कि नली ही नहीं पाई जाती हैं तो वो ब्लड में भी मिली हुई होती हैं। अब दूसरी जो है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि में ये एंजाइम को स्रावित करती हैं। किसको, एंजाइम को स्रावित करती हैं, या जूस को स्रावित करती हैं, और या डक्ट इसमें यानी कि जो नली होती है वो इसमें पाई जाती है। अब आप सोचो जब नली पाई जाएगी तो वो ब्लड में मिलेंगी, ब्लड में कभी नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि अब वो नली पाई जाएगी तो वो नली में बहेंगी, यानी नली में बहेंगी तो ब्लड का संपर्क नहीं होगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि में डक्ट नहीं यानी नली नहीं पाई जाती है, नलिका विहीन होती है, और जो बहिस्रावी ग्रंथि में नली पाई जाती है उसमें वो नलिका विहीन नहीं होती है। मिश्रित ग्रंथि में एंजाइम, हार्मोन्स और रस यानी तीनों का श्रावण किया जाता है, किसमें, मिश्रित ग्रंथि में। अब ये बात हमने यहाँ तक समझ ली। अब हमको ये समझना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सर हमें पढ़ना कौन सा होता है, कि कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती हैं। तो देखो आप एक बात अच्छे से समझ लो कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं उसमें टोटल 9 ग्लैंड होती हैं। कितनी होती हैं, 9 ग्लैंड। और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उसमें टोटल 7 ग्लैंड होती हैं, और जो मिश्रित ग्रंथि होती है उसकी संख्या 1 होती है। कितनी होती है, ये हमने संख्याएं आपको बता दी, ठीक है। अब 9 ग्रंथियाँ होती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, और ये काम क्या करती हैं, तो हमने बताया कि सर ये क्या करती हैं, हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ये सिर्फ हार्मोन्स को स्रावित करेंगी, सिर्फ हार्मोन्स को स्रावित करेंगी, इसलिए नलिका विहीन होती है, यानी नली इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती हैं ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें आती है पीयूष ग्रंथि,
अभी आपको समझाएंगे कि ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, इसका क्या काम है, किस तरीके से बॉडी में वर्क करती है, सब समझेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी समझ लेते हैं कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगली है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अग्नाशयी ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, ये भी मिस्टेक है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ये ग्रंथियां हैं जो किसमें पाई जाएंगी, अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और इसी में एक और पाई जाएगी, ये 2 4 6 7 हो गए, इसी में एक और पाई जाएगी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और इसी में एक और ग्रंथि होती है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, तो ये टोटल 9 हो गई। अब हम समझ लेते हैं बहिस्रावी के बारे में। हमने समझ लिया कि सर ये एंजाइम को स्रावित करती हैं और इसमें डक्ट यानी नली पाई जाती है, इसमें डक्ट यानी नली पाई जाती है, और इसमें नहीं पाई जाती थी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये क्या करती हैं, इसमें कौन सी होती हैं, यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, अमाशय, मैमली ग्रंथि, स्वीटिंग ग्रंथि यानी कि जो पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, लाइक्रोइमल ग्रंथि, लाइक्रोइमल ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथियाँ होती हैं, अमाशयी ग्रंथि, ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, बहिस्रावी। और इसमें जो मिश्रित ग्रंथि में सिर्फ एक ग्रंथि आती है जिसको बोलते हैं अग्नाशयी ग्रंथि। यह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानते हैं। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, हमने समझा कि सर ग्रंथि क्या होती हैं, बता दिया परिभाषा, एंजाइम, हार्मोन्स, रस के बारे में बता दिया। फिर हमने समझ लिया कि ग्रंथियों के प्रकार कितने होते हैं। तो ग्रंथियाँ 3 टाइप की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें हमने आपको बताई कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ 9 टाइप की होती हैं, उसमें 9 ग्रंथियाँ आपको बता दी। बहिस्रावी ग्रंथियाँ 7 टाइप की होती हैं, यह सिर्फ एंजाइम को स्रावित करेंगे, अंतःस्रावी हार्मोन्स को स्रावित करेंगे। और मिश्रित ग्रंथि इन तीनों को स्रावित करेंगे, हार्मोन्स, एंजाइम और रस तीनों को स्रावित करती हैं। चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हम लोग देखते हैं अंतःस्रावी ग्लैंड के बारे में। और अंतःस्रावी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, तो हमने बताया 9 होती है। कितनी होती है, 9। इसके जनक कौन है, तो थॉमस एडिसन इसके जनक होते हैं। तो ये 9 ग्रंथियाँ आप इस चित्र में अच्छे से देख सकते हैं। ये वही 9 ग्रंथियाँ हैं जो हमने आपको ऊपर बताई हैं। तो चित्र के भी द्वारा हम लोग समझते जाएंगे तो ये चीज़ें शायद आपके अच्छे से दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। चलिए तो देखते हैं हम लोग। ये चित्र में आपने समझ लिया, पीनियल, पीयूष और अधिवृक्क, अग्नाशयी, थाइमस, परावर्तिक ग्रंथि, थाइलेमस ग्रंथि, ये सब आपने समझी थी। ऊपर हमने आपकी ग्रंथियाँ ये बताई। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन होती हैं और ये किस चीज़ का श्रावण करती हैं। तो हमने आपको बताया था कि अंतःस्रावी सिर्फ हार्मोन्स को रिलीज करने का कार्य करती हैं। किसको, हार्मोन्स को रिलीज करने का कार्य करती हैं। यहाँ पे हमने अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब और इसके पॉइंट देख लेते हैं। हार्मोन्स को रक्त के माध्यम से शरीर में पहुँचाने का कार्य करती हैं, प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, उदाहरण में पीयूष ग्रंथि, अवटिव ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियाँ जो यहाँ पे चित्र में है ये आपने समझी हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसी के जो हमने ग्रंथियाँ देखी, ये जो ग्रंथियाँ आप देख रहे हो अंतःस्रावी में, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष, अधिवृक्क, जो इम्पोर्टेंट ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन ग्रंथियों को बारी बारी से अब हम लोग पढ़ेंगे। फिर बहिस्रावी में पढ़ेंगे और इसके बाद इसके बाद मिश्रित यानी मिक्स ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं, देखते हैं इसमें हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह ग्रंथि, अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि में क्या है कि यह ग्रंथि तथा मस्तिष्क दोनों की भांति काम करती है, दोनों की भांति काम करती है। यानी कि कहने का क्या मतलब हो गया, तो यह ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है और मस्तिष्क के रूप में भी कार्य करती है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। अब यह ब्रेन के रूप में यानी मस्तिष्क के रूप में किस तरीके से काम करेगी और ग्लैंड के रूप में किस तरीके से काम करेगी, ये दोनों अंतर हमको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जैसे चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि दोनों अंतर क्या हो सकते हैं। अब ये 2 तरीके से काम कर रही है, एक तो ब्रेन के रूप में और दूसरी ग्लैंड के रूप में। जब हमारी ये ब्रेन के रूप में काम करेगी तब क्या काम करती है, या अग्र मस्तिष्क यानी फॉर ब्रेन, हमने ब्रेन का पार्ट पूरा पढ़ा दिया है।
तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम बढ़ा दिया है। आप जा कर के वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के रेलवे की आप देखेंगे तो वहाँ पे पूरा यूनिट बहुत बेहतर ढंग से समझाया है। तो प्लेलिस्ट में उसका नीचे लगा डिस्क्रिप्शन में उसको लगा देंगे लिंक, तो जा कर के प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, वहाँ से जा कर के आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रेन के बारे में डिटेल से आपको समझ आ जाएगी। अब यह ब्रेन के रूप में काम करेगी तो यह अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का भाग होता है। वर्क क्या करता है ये, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि भूख को फील कराना, प्यास को फील कराना, लव हेट की फीलिंग कराना, इमोशनल फीलिंग, पेट दर्द या दर्द का फील करवाना, हॉबीज का एहसास करवाना, ये किसका काम होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य होता है। तो ये तो काम इसने किया ब्रेन के काम से कि यह एक ब्रेन के हिसाब से काम कर रही है। यह ग्रंथि दोनों रूप में काम करती है, हमने बताया एक ब्रेन के फॉर्म में काम करती है और एक ग्लैंड यानी ग्रंथि के रूप में काम करती है। अब ग्लैंड के रूप में क्या काम करेगी, तो यह TRH हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, तो थायरोट्रोपिन हार्मोन्स बोला जाता है। थायरोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, यह शरीर के टेम्परेचर को संतुलित करने का कार्य करता है। क्या काम करता है, शरीर के टेम्परेचर को संतुलित करने का काम करता है। कौन, TRH हार्मोन्स, जो ये ऊपर हमने लिखा TRH हार्मोन्स। ठीक है, ये शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि राउंड फिगर में 37 अंश सेल्सियस होता है। इसलिए इस ग्लैंड को तापमापी या थर्मामीटर के भी नाम से जानते हैं, तापमापी या थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। इस ग्लैंड को सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है। समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसको सुपर मास्टर, देखो मास्टर ग्लैंड जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को, उसी को पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। इसको सुपर का भी मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, यानी सुपर मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है, किसको, हाइपोथैलेमस। क्यों, क्योंकि जो इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं अर्थात पीयूष ग्रंथि को भी यह कंट्रोल करने का काम करती है। कौन सी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब हम लोग आगे समझते हैं। ये बात हमने समझ ली कि हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे थे, उसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा 9 ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें पहली ग्रंथि हमने पढ़ी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि 2 तरीके से फॉर्म करती है, एक तरीका हो गया ब्रेन के रूप में, दूसरा तरीका हो गया ग्लैंड के रूप में। ब्रेन के रूप में जो कार्य करती है ये बात बताई, और ग्लैंड के रूप में जो कार्य करती है ये हमने समझा दिया। ठीक है, आप नोट्स बिल्कुल ऐसे इसको बनाते चलिए। चित्र आप पेन से जिस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं बनाइए और उसके आगे बढ़ जाइए। आप मेन चीज़ें हैं कि थ्योरिकल चीज़ें हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इसी को हम लोग एक नए शब्द, एक नए टर्मोलॉजी में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसका आकार क्या होता है, देखो पीयूष ग्रंथि से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आकार क्या होता है, मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। ये जो आप देख रहे हो ये ब्रेन में ये मटर के दाने के समान जो होती है, इसको ही बोलते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। लोकेशन कपाल की स्फिनाइड हड्डी के पास में यह स्थित होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये अलग, ये गलत पॉइंट लिख दिया है, ये इसी के साथ है। हड्डी के नामक अस्थि गुहा में स्थित होती है, यानी कि जो कपाल के स्फिनाइट हड्डी होती है उसी के पास में यह स्थित होती है। उस हड्डी को क्या बोला जाता है, तो सेला टर्सिका इस हड्डी को बोला जाता है। चलिए, यह टोटल 11 हार्मोन्स को स्रावित करती है। समझिए, मास्टर ग्लैंड इसी वजह से उसको बोलते हैं क्योंकि यह 11 हार्मोन्स को रिलीज करने का कार्य करती है। कितने, 11 हार्मोन्स को रिलीज करती है। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर किसको बोलते हैं, तो ऊपर आपने पढ़ लिया किसको, हाइपोथैलेमस। क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस वो ग्लैंड है जो पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल कर लेती है। बात समझ में आ गई, यह पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल कर लेती है। अब देखते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि यह 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इसको कंट्रोल करती है, इसको यह कंट्रोल करती है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं, ये हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी। अब पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो उन हार्मोन्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो पीयूष। अब हम लोग देख लेते हैं
कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन्स है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, इसको लव हार्मोन्स कहते हैं, यानी कि जो प्यार की फीलिंग्स होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से हमें फील हो पाती है। ठीक है, इसे प्रसव पीड़ा का हार्मोन्स भी कहा जाता है। बर्थ हार्मोन्स कहते हैं, यानी बच्चे का जन्म, बच्चे के जन्म के समय यह हार्मोन्स जो रिलीज होता है वो ऑक्सीटोसिन ही हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, यानी कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी बोलते हैं। दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स क्यों बोलते हैं, तो बात समझ लो कि जैसे जो गाय भैंस होती हैं उनके थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन हम लोग इंजेक्ट करते हैं उनकी बॉडी में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन उनकी बॉडी में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि दूध क्या होता है कि उनके थनों में उभर के आने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमने बताया बर्थ हार्मोन्स यानी बच्चे का जन्म लेने वाला हार्मोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, दूध ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। दूध ग्रंथि को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है और प्रसव पीड़ा को कम करने का भी कार्य ये करता है। तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली क्या है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, लव हार्मोन्स तो आप इसको जानते हैं, क्योंकि आलिंगन बनाने के लिए हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसी हार्मोन्स का रोल होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को एक शब्दों में हम लोग PRL हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या? PRL हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो अन्य नाम भी हैं कि एक तो हो गया PRL हार्मोन्स, एक आपने सुना होगा बहुत फेमस LTH हार्मोन्स, LTH, और दूसरा आपने एक और नाम सुना होगा MTH। तो इसके दो नाम और हैं, एक है LTH, दूसरा है MTH। तो इसके दो नाम हैं। तो जो LTH होता है उसका क्या फुल फॉर्म है, तो ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन्स बोला जाता है। जो MTH है उसका क्या नाम है, तो मैमोट्रोफिक हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या काम करता है, तो यह स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियां में दूध की मात्रा को संतुलित करने का कार्य करता है। कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब देख लेते हैं हम लोग वृद्धि हार्मोन्स, जिससे क्वेश्चन आते हैं कि वृद्धि हार्मोन्स कौन सा होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वृद्धि हार्मोन्स का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन्स का कौन सा होता है उसका नाम पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि वृद्धि हार्मोन्स कौन होता है, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। कौन सा है, इसको लिख लीजिएगा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स है, इसी को वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स है जो वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों के, लड़कियां हों या लड़के हों, उनकी किसी किसी की लंबाई कम रह जाती है, यानी कि हाइट कम बढ़ती है, छोटे रह जाते हैं। और कोई कोई इतना बढ़ जाता है कि जितनी एक मानक लंबाई होती है उसके भी ऊपर वो निकल जाते हैं। तो वो जो होती है तो सोमैटिक ट्रोपिक हार्मोन्स की ही गड़बड़ी के कारण होता है। अगर इंसान में यह कम होगा तो वो इंसान बौनापन आ जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। और अगर अधिक बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो उसको भीम का, यानी कि बहुत भारी शरीर वाला, यानी बहुत लंबा चौड़ा शरीर वाला वो व्यक्ति हो जाता है। तो ये बात आपने समझ ली कि जो वृद्धि हार्मोन्स होता है तो उसका क्या नाम है, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, जिसको वृद्धि हार्मोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये अभी हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग पीयूष ग्रंथि में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर आपने ऊपर बताया है कि पीयूष ग्रंथि टोटल 11 हार्मोन्स को रिलीज करती है। तो उन 11 हार्मोन्स में जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। अगला हार्मोन्स देखते हैं, अगला कौन सा हार्मोन्स है, तो ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। यह क्या काम करता है, तो ADH के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो वेसोप्रोसिन हार्मोन्स इसको कहते हैं। इसकी कमी से, देख एक मिनट,
इसकी कमी से क्या होता है, बार बार मूत्र यानी यूरिन आने लगता है। रोग क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, इसी से डायबिटीज इंसिपिडियस रोग इससे हो जाता है। तो कौन सा हार्मोन्स है, तो एडीएच हार्मोन्स है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है, जिसकी कमी से बार बार यूरिन आने की स्थिति पैदा होती है। ये हमने समझ लिया। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने कौन कौन से हार्मोन समझे। देखिए, चीज़ों को समझते चलिए, रटना नहीं है, चीज़ें समझेंगे तो मज़ा आएगा आपको भी पढ़ने में, और हम भी चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा पाएंगे। अभी हमने ऊपर आपको एक फिगर बताया, इसमें हमने ये चीज़ें आपको समझाई थी कि अंतःस्रावी में पीयूष ग्रंथि हमने पढ़ ली, पीयूष के बाद हाइपोथैलेमस पढ़ लिया। अब हम लोग जो नई ग्रंथि पढ़ने वाले हैं, जो पीयूष ग्रंथि से जितने हार्मोन्स निकल रहे थे वो पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि किसका पार्ट है, तो यह भी किसका है, अंतःस्रावी ग्रंथि का ही पार्ट है। अब हम लोग पढ़ते हैं पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल पीयूष ग्रंथि के पीछे मस्तिष्क में स्थित होती है। ये आप देख सकते हैं पीनियल ग्रंथि, और इसके ऊपर जो आपने देखा था ये पीयूष ग्रंथि है, जो मटर के दाने के समान थी। इसी के जस्ट नीचे है पीनियल ग्लैंड। ये अब चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीयूष ग्रंथि के पीछे मस्तिष्क में यह ग्लैंड स्थित होती है। अब मस्तिष्क की रेत का क्या मतलब है, पीयूष ग्रंथि में पीनियल ग्रंथि में मस्तिष्क की रेत का क्या मतलब है। यहाँ पे इसमें लिखा है कि मस्तिष्क की रेत के नाम से भी इसको जानते हैं, या तीसरी आंख या बायोलॉजिकल घड़ी के भी नाम से इसको जानते हैं। यह प्रकाश से प्रभावित होती रहती है। दैनिक दिनचर्या के कार्यों को समय पे, जैसे भूख लगना, नींद आना, या ठीक है ये जागना, ये सारे जो कार्य कराती है, कौन सी ग्रंथि कराती है, तो पीनियल ग्रंथि कराती है। इसको आत्मा का भी स्थान कहते हैं, या फिर तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं, या जैविक घड़ी के भी नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, पीनियल ग्लैंड को हम लोग जानते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ से पूछी जाती है कि यह मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है। बस यही पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है, क्या कि यह मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है, जिससे मेलानिन वर्णक पाया जाता है, जो त्वचा के रंग का जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब है कि यह मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को रिलीज करती है। अब मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, तो इंसान को नींद बहुत अच्छे से आती है। ये बात यहाँ पे ये गलत लिखी हुई है, ये भी टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है। वो मेलेनिन होता है जिससे त्वचा का रंग निर्धारित होता है। इसको आपको अभी हम बता देंगे कि जो मेलेनिन होता है, अब समझ लीजिए, पहले मेलेनिन को समझ लेते हैं, फिर मेलाटोनिन को समझ लेते हैं। देखिए, जो मेलेनिन होता है वो क्या करता है, मेलेनिन हार्मोन्स क्या करता है, अगर बॉडी में आपके मेलेनिन ज़्यादा है तो आपका बॉडी का कलर क्या होगा, डार्क होगा, काला ज़्यादा होगा। अगर मेलेनिन पिगमेंट कम बनेगा तो आप ज़्यादा गोरे होंगे, आप ज़्यादा वाइट कलर आपका बॉडी का ज़्यादा होगा। तो जब व्यक्ति कोई काला हो जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के दाग या काला निशान बढ़ जाता है तो उस जगह पे मेलेनिन पिगमेंट इकट्ठा हो जाता है। जब वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि वो तो उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता होती है, तो मेलेनिन को कम करने के लिए टैबलेट लगाना चालू कर देते हैं। ठीक है, वो दवा देते हैं जिससे मेलेनिन जहाँ पे इकट्ठा हुआ था वहाँ उसको ब्रेक करते हैं और मेलेनिन कंट्रोल हो जाता है, तो उस जगह से वो निशान या दाग हट जाता है। तो ये तो थी बात मेलेनिन की। लेकिन यहाँ कह रहा है यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है। तो मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन्स होता है यह क्या काम करता है, तो यह रात के समय ही बॉडी में स्रावित होता है। जब रात के समय यह स्रावित होता है तो इससे क्या होगा कि इंसान को नींद बहुत अच्छे से आती है। अगर जब तक यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा, देखो इंसान दिन में अच्छे से क्यों नहीं सो पाता, क्योंकि इस हार्मोन्स की एक क्वालिटी यह है कि यह रात में ही रिलीज होगा, यानी अंधेरे में रिलीज होगा। ठीक है, ये लाइट में रिलीज नहीं होता है। और ये खास बात है कि 9 बजे से लेकर के 5 बजे रात तक, यानी रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक यह ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। और यही ये वक्त होता है जब इंसान बहुत अच्छे से सो पाता है। तो ये बात आपने समझ ली पीनियल ग्लैंड के
बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड इसी को अवर्ट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसकी लोकेशन गले में होती है। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, इसमें ये जो पार्ट है ये थायराइड ग्लैंड का ही है, जिसको हम लोग टेटुआ बोलते हैं ना, वहीं पे जो ग्लैंड पाई जाती है उसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। टेटुआ भाषा आप जानते होंगे, ये देहाती वर्ड का यूज किया गया है। तो देहाती वर्ड है टेटुआ, ठीक है। वहीं पे जो ग्लैंड पाई जाएगी उसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। गले में होती है, ये एच आकार की होती है। आप ये देख सकते हैं इस टाइप से ये बनी हुई है, ठीक है। इस तरफ से दोनों साइड से बनी है। तो ये एच आकार की होती है, तितली जैसी आकार की यह बनी होती है। अब यह कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है? तो हम लोग थायराइड ग्लैंड में देखते हैं कि यह कौन से हार्मोन्स को रिलीज करने का कार्य करता है। देखो, जैसे ये क्या काम करता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ये सबसे पहले तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है 98% की कमी से इसमें घेंघा रोग हो जाता है। अगर यह तभी घेंघा रोग इंसान को होता है जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कम से कम डिफिशियंसी 98% हो, 90% से अगर ज़्यादा है तब इंसान को घेंघा रोग होता है, ठीक है। उसी को ग्वाइटर रोग के नाम से भी जानते हैं। तो घेंघा रोग तब होगा जब थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी कम से कम 90% देखी जाएगी, तब उसको होगा। और 2% में क्या होगा? तो कैल्सीटोनिन नामक कैल्सीटोनिन हार्मोन्स है जो 2% रिलीज होगा। यह तब निकलेगा जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तब यह हार्मोन्स निकलता है। तब यह हार्मोन्स को कैल्शियम को हड्डी में भेजने का कार्य करता है। तो कैल्सीटोनिन जो हार्मोन्स होता है ये तब निकलेगा जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ये आपने समझ लिए कैल्सीटोसिन और थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से भी रोग होता है। देखो, कमी से भी इसमें रोग होता है। जैसे अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स बढ़ जाएगा तो क्या कम अगर बॉडी में रिलीज होगा, कम बनेगा तो वजन घटेगा, बॉडी में सूजन इंसान के आ जाती है। अगर ये ज़्यादा रिलीज होगा तो वजन घटेगा, साथ में मसल्स पतली हो जाएंगी, आँखों की पुतली का बाहर आना होता है। इसी को ग्रे बीमारी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली किसके बारे में? थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग आगे देख लेते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो बहिस्रावी ग्रंथियां हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सी होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जितनी ग्लैंड इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपको अच्छे से समझा दी। अब हम लोग देखते हैं बहिस्रावी ग्लैंड। तो बहिस्रावी ग्लैंड में देखते हैं कि जिन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स अंगों तक नलिकाओं के द्वारा पहुंचता है उसे बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियां में हमने आपको एक बात बताई थी, क्या कि यह एंजाइम को स्रावित करेंगी, दूसरी चीज या रस को स्रावित करेंगी, तीसरी चीज इसमें नलिका पाई जाती है। जब नलिका पाई जाएगी तो सर इसमें ब्लड नहीं मिलेगा। क्यों? नलिका जिसमें नहीं पाई जाती उसमें ब्लड मिल जाता है, और जिसमें नलिका पाई जाएगी उसमें यह ब्लड के संपर्क में कभी नहीं रहती है। ये बात आपने समझ ली। इसमें कौन सी ग्रंथि हैं? दुग्ध ग्रंथि हैं, लार ग्रंथि हैं, अश्व ग्रंथि हैं। ये सारी ग्रंथियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। ये चित्र में आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं, ये वही ग्लैंड है जो बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत दिखाई जा रही हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे इसी में अश्व ग्रंथि आती है। अश्व ग्रंथि जो होती है वो लाइक्रमल ग्लैंड उसको बोला जाता है। लाइक्रमल ग्लैंड होती है वो आंसू निकालने का काम करती है। अभी ये आगे आपको बताएंगे। लार ग्रंथि यानी इसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, ये लार निकालने का काम करती है। सीबम ग्रंथि, ये तेल जो आप सुबह कभी सो करके उठते होगे तो देखते होगे कि आपके फेस में यानी नाक के दोनों साइड में ऑयलीपन महसूस होता है, उसी को बोलते हैं सीबम। यानी तेल निकालने का काम जो ग्लैंड करती है वो बहिस्रावी ग्रंथि में सीबम ग्रंथि होती है जो आपके फेस में ऑयल निकालती है। एक होती है श्वेत ग्रंथि जो बॉडी में पसीना निकालने का। दुग्ध ग्रंथि जो क्या करती है? दुग्ध ग्रंथि में मैमली ग्लैंड होती है जो दूध को उत्पन्न करने या दूध को बनाने का काम वो ग्लैंड करती है। चलिए तब इसी के बारे में हम लोग एक एक अच्छे से चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको बताया लाइक्रोमल ग्लैंड,
यह क्या काम करती है? सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि होती है या आंसू बनाने का काम करती है, आंसू बनाने वाली ग्रंथि होती है। आपके अगर शरीर में आप मतलब रो रहे हैं या किसी तरीके से खुशी और गम दोनों के आंसू होते हैं, तो जो आंसू निकालने का काम करती है वो कौन सी होती है? लाइक्रोइमल ग्लैंड। और ये कौन सी ग्लैंड है? तो यह सर बहिस्रावी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अगली ग्लैंड है लीवर या यकृत। यह सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है और सबसे छोटी बहिस्रावी कौन सी है? तो लाइक्रोमल ग्लैंड। यह सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहलाती है। यह पेट में दाएं साइड पाई जाती है। इसको हमने इस वजह से यहाँ पे लीवर को डिस्कस नहीं किया है क्योंकि आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में पाचन यूनिट में, और या तो आप पाचन यूनिट में पढ़ लीजिए या तो एक हमने टॉपिक पढ़ाया था उत्सर्जन तंत्र, उसमें बेहतर ढंग से हमने लीवर को डिस्कस किया है। आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है। चलिए अब देखते हैं मैमली ग्लैंड क्या होती है। तो यह फीमेल में होती है, यह दूध बनाने वाली ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। अब समझते हैं हम लोग मिश्रित ग्रंथि के बारे में। तो मिश्रित ग्रंथि में एक ही चीज़ आपको समझानी थी कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम, हार्मोन्स, जूस तीनों को स्रावित करे उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अग्नाशय इसका एक मुख्य उदाहरण है। तो अब अग्नाशय के बारे में कुछ चीज़ें हमको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे ये चित्र आप देख रहे होंगे, तो ये चित्र किसका है? अग्नाशय का है। किसका है? अग्नाशय का। ये जो पार्ट आप देख रहे हो यही है आपका अग्नाशय वाला पार्ट। जो ये पीला कलर का पार्ट देख रहे हो ये अग्नाशय वाला पार्ट है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना होता है, अग्नाशय। ठीक है, ये वाला पार्ट अग्नाशय है। खोज इसकी लैंगर हैंस के द्वारा की गई। ये लोकेटेड कहाँ होता है? तो इसके जस्ट पीछे होता है लीवर। तो ये लीवर के पीछे लोकेटेड होता है। आकार में पेड़ की पत्ती नुमा, देख रहे हो ये किसी पेड़ की पत्ती नुमा संरचना के हिसाब से होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्लैंड है। और मिश्रित ग्लैंड की क्या परिभाषा है? जो एंजाइम, हार्मोन, जूस तीनों को स्रावित करे उसको हम लोग मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। अग्नाशय 4 प्रकार के सेल बनाती है। यह 4 प्रकार के इसमें सेल पाए जाते हैं जिसे लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी 4 प्रकार के सेल होते हैं जिससे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। क्योंकि हम ये लोग अच्छे से बात समझते हैं कि सर ये अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये है कि यह एंजाइम, हार्मोन्स और जूस तीनों निकालेगी। तो इसमें तीनों प्रकार की होनी चाहिए चीज़ें, यानी कि बहिस्रावी भी होनी चाहिए, अंतःस्रावी भी होनी चाहिए, मिश्रित तीनों ग्लैंडों का समावेशन होना चाहिए, और वही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखते हैं 4 प्रकार के सेल कौन सी हैं। एक है अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। तो जो अल्फा है ये 20% होती है, बीटा सबसे ज़्यादा 70% और डेल्टा सबसे कम 5 और एफ सेल सबसे कम 5%। तो अगर ये क्वेश्चन इससे पूछता है कि अग्नाशयी ग्रंथि में कौन सी सेल बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, तो बीटा सेल होती है। जो ऊपर की जो 3 सेल हैं, कौन सी? अल्फा, बीटा और डेल्टा, इनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। और चौथी सेल जो है इसमें कौन सी? एफ सेल, इसको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि जूस और एंजाइम को नियंत्रित करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये अग्नाशयी रस का निर्माण करती हैं। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए कि सर हमने यहाँ पे समझा कि अग्नाशयी सेल के बारे में। अब समझ लेते हैं एफ सेल के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है एफ सेल से। तो देखते हैं एफ सेल। अभी हमने ऊपर आपको बताया कौन कौन सा? अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल। अब एफ सेल बहिस्रावी ग्रंथि है, तो एफ सेल से क्वेश्चन आता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखो एफ सेल में यह अग्नाशयी जूस का निर्माण करता है। इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तो जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये शर्करा का पचाने का काम करता है, शर्करा का पाचन काम करता है। बचे हुए शर्करा का पाचन लगभग 30% यही करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम यह प्रोटीन को पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम यह वसा का पाचन करता है। आप पाचन वाला यूनिट देखिए जरूर देखिए जा करके, मज़ा आ जाएगा। बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट से फिगर वाइज उसको हमने समझाने का प्रयास किया है, तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट खोलिएगा तो उसमें जीव विज्ञान का आपको एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से जा कर के बायोलॉजी वाले सेक्शन में जा कर के आप जितने वीडियो हैं उनको देखिएगा। चलिए ये बात हमने अच्छे से समझ ली। तो हमने स्टार्टिंग क्या करी थी
1 मिनट अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे करवाएंगे, डिस्कशन करेंगे। तभी हमने कुछ क्या करी थी, सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि में ये सारी ग्रंथियां पढ़ी, बहिस्रावी में सारा पढ़ा, और मिश्रित ग्रंथियों में हमने इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से पता हों। चलिए अब यहाँ पे आपकी बारी है कि आपको जवाब देना है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, अमाशय या पीयूष ग्रंथि। तो खूब फेमस है, उसका एक ही उदाहरण है, अग्नाशयी ग्रंथि है जो मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है। किसका है? मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो बताइए भैया, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है पीनियल, अग्नाशय, पीयूष और यकृत। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के दे रहे हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप अगर सीरियस होकर के मेरी क्लासें पढ़ रहे होगे तो आप निश्चित तौर पे जवाब दोगे। अगर सिर्फ टाइम पास चल रहा होगा, मनोरंजन कर रहे होगे, ठीक है, अपनी नौकरी, अपने जॉब, अपने पैशन के लिए अगर सिर्फ एक टाइम पास के तरीके से कार्य कर रहे होगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि लड़ो उड़ो हार्मोन्स निकालती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसके ऑप्शन है पीयूष, थायराइड, एंड्रियल या यकृत। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ग्रंथि लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को ही कहा जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन्स, ये रिलीज करती है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जानते हैं। ऑप्शन है पैराथायराइड, पीयूष, अमाशय और थैलेमाइड ग्लैंड। तो कौन सा है इसमें, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो ऊपर आपको हमने पढ़ाया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, उसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथि को, अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथि को शरीर का तापमापी अथवा थर्मामीटर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, मैमली ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। तो आपने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसका सही जवाब है। आप समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस एक ब्रेन के रूप में काम करती है और एक ग्लैंड के रूप में काम करती है। तो हमने बताया था कि यह बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, तापमापी या थर्मामीटर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस ग्रंथि को हार्मोन्स कहा जाता है। एक ऐसा किस ग्रंथि को हार्मोन्स कहा जाता है। तो इसमें नाम लिखे हैं STH, STH, TSH और BSH। तो इसमें जो सही है STH इसका सही जवाब है। पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है। ऑप्शन है आपके पित्ताशय, अमाशय, लीवर, छोटी आंत। सब लोग इसको आधा धुन लगाते हैं, ठीक, पित्ताशय, लेकिन ये गलत है और इसका सही जवाब क्या है, लीवर। लीवर में क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। सेक्स हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा रिलीज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सेक्स हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा रिलीज किया जाता है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, मैमली ग्रंथि या लीवर। तो इसका सही जवाब है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा सेक्स हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, आंसू बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन इसके हैं पीनियल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड, अग्नाशय या लाइक्रूयल ग्लैंड। तो बताइए इसमें कौन सी है। तो लाइक्रोमल जो ग्लैंड है ये आंसू बनाने का कार्य करती है, हमने आपको ऊपर अच्छे से समझाया है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन है पीनियल, लार, जनन या थाइमस ग्लैंड। तो बताइए कौन सी है। तो इसमें जो लार ग्रंथि है वो किसका उदाहरण है, तो वो बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। इसके अलावा जितनी भी ग्लैंड इसमें लिखी गई हैं वो सारी अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये चीज़ जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये आपने अच्छे से 90% क्वेश्चन आपने अच्छे से टिकल किया है। जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका कमेंट में हमें जवाब ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग
इसी का अपना जो साइंस सेक्शन है इसी का अगला वीडियो जल्द लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कम से कम एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सपोर्ट करें, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।